चलिए शुरू करते हैं। कल आरसीसी में हम क्या देखे थे? कल देखे थे कि अभिलाक्षिक सामर्थ्य क्या होता है या फिर डिजाइन स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ देखे थे, डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ देखे थे, स्टील का और कंक्रीट का अलग अलग। आज हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे एजम्पशन। एजम्पशन के बाद पढ़ेंगे न्यूट्रल एक्सिस। उसके बाद मेरा टॉपिक आएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करना। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं आपका एजम्पशन। क्या पढ़ेंगे आज? एजम्पशन। एजम्पशन मतलब होता है आपका मान्यता। एजम्पशन मतलब क्या होता है? मान्यता। अर्थात ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है, अपने हम सुविधा यानी अपने हम पढ़ने के अध्ययन की सुविधा के लिए ऐसा मान लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एजम्पशन यानी मान्यता। कि अब मेरा कोर्स ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, अध्ययन में सुविधा के लिए थोड़ा बहुत जो होता है उसको निगलेक्ट कर देते हैं, थोड़ा बहुत ऐड कर देते हैं, मान लेते हैं, उसे कहते हैं एजम्पशन यानी मान्यताएं। तो मान्यता में पहला मान्यता मेरा क्या है? यदि धरण का कोई भी अनुप्रस्थ काट क्या है? यदि धरण का कोई भी अनुप्रस्थ काट नमन से पहले समतल है तो नमन के बाद भी समतल ही होगी। अर्थात उसके न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर तथा नीचे की न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर तथा नीचे विकृति न्यूट्रल एक्सिस से दूरी के क्या होता है? आपका समानुपाती होता है। यानी पहला एजम्पशन क्या है? कोई भी अनुप्रस्थ काट नमन से पहले समतल है तो नमन के बाद भी समतल ही रहती है, तथा उस अर्थात उसके न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर तथा नीचे विकृति न्यूट्रल एक्सिस से दूरी के क्या होता है? आपके समानुपाती होता है। दूसरा एजम्पशन है, एजम्पशन पिछले के वीडियो हम सब बता चुके हैं, एक तरह से समझ लीजिए रिवीजन हो रहा है 2-3 एजम्पशन का, तो हम इसीलिए नहीं लिख रहे हैं। दूसरा मेरा एजम्पशन है कि पूरा तनन बल आपका कंक्रीट स्टील वहन करता है। कौन वहन करेगा? आपका पूरा तनन बल आपका स्टील वहन करता है, तथा कंक्रीट तनन बल को वहन करने में कोई योगदान नहीं देता है। यानी न्यूट्रल एक्सिस से नीचे हम जैसे ही आएंगे उसमें पूरा फोर्स को कौन वहन करेगा? आपका स्टील वहन करेगा। कंक्रीट लोड लेने में कोई भूमिका नहीं निभाएगा। मेरा तीसरा एजम्पशन क्या है? तीसरा एजम्पशन होता है कि नमन के दौरान संपीड़न के सबसे बाहरी रेशे में विकृति कितना होता है? 0.0035। समझिएगा, हम आपको बताए थे डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। क्या बताए थे? डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसा था? देखिए, इधर क्या था आपका? स्ट्रेस स्ट्रेन, इधर क्या था आपका? स्ट्रेस, है ना? दिख रहा आपको? ज्यादा लाइट तो नहीं है? ठीक है। देखिए क्या बताया था आपका? डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। वो कैसा गया था? देखिए, इधर से गया था, फिर इधर लाइन हो गया था। यानी सबसे बाहरी पर विकृति कितना मिला था? 0.003 यहाँ विकृति कितना था आपका? 0.002, है ना? तो मेरा तीसरा एजम्पशन यही है कि नमन के दौरान, देखिए 2 एजम्पशन तो पुराना वाला है, तीसरा एजम्पशन है नमन के दौरान संपीड़न क्षेत्र के सबसे बाहरी सिरे पर विकृति कितना होगा? 0.005, है ना? तो एजम्पशन देखिए, इतना विकृति तो हो नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ से आपका कर्व क्या हो रहा था? डिक्लाइन हो रहा था, है ना? लेकिन हम अध्ययन की सुविधा के लिए मान लिए कि यहाँ से कर्व मेरा क्या है? स्ट्रेट है। यानी कितना आपका विकृति होगा? 0.0035। क्या? नमन के दौरान संपीड़न क्षेत्र में, क्योंकि एक कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है और कंक्रीट हमेशा कंप्रेशन में यूज करते हैं। अब समझिएगा, मेरा चौथा एजम्पशन क्या है कि कंक्रीट का डिजाइन स्ट्रेस कितना लेते हैं? 0.45 FCK, है ना? देखिए स्ट्रेस कितना मिला था हमको? यहाँ स्ट्रेस कितना मिला था? 0.45 FCK। तो चौथा एजम्पशन है कंक्रीट का डिजाइन स्ट्रेस कितना लेते हैं? 0.45 FCK। पांचवा है कि स्टील का डिजाइन स्ट्रेस कितना लेते हैं? स्टील का डिजाइन स्ट्रेस लेते हैं 0.87 FY, है ना? स्टील में क्या आया था आपका? स्टील का देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसा मिला था? ऐसा मिला था, है ना? क्या मिला था आपका? FY। लेकिन सुरक्षा गुणा से भाग दिए थे, कैसा? FY
1.15 तो मिल गया था 0.87 है ना। तो स्टील का डिजाइन स्ट्रेस कितना लेते हैं 87 देखिए इधर नहीं दिख रहा है आपका, 1 मिनट, सही है। है ना, देखिए अब दिख रहा है। हम क्या बता रहे थे, देखिए डिजाइन स्ट्रेस, कंक्रीट का डिजाइन स्ट्रेस कितना लेते हैं 10.45 FCK, और स्टील का डिजाइन स्ट्रेस कितना लेते हैं 10.87 FY क्या है आपका यील्ड स्ट्रेस, क्या है आपका यील्ड स्ट्रेस, और FCK क्या है अभिलाषिक सामर्थ्य। छठा क्या होता है आपका, क्या होता है कि स्टील में विकृति, कंक्रीट में विकृति देखिए 0.0035, स्टील में विकृति अधिकतम विकृति कितना होगा आपका 10.87 FY/ES प्लस 0.002। इतना विकृति किसमें होगा आपका, मैक्सिमम विकृति स्टील में होगा। तो ये 6 आपका एजम्पशन था, एक दो और एजम्पशन है लेकिन उसका यूज नहीं है, इसका हम आगे यूज करेंगे। हर एक डिफिनीशन में या फिर हर एक डेरिवेशन में इस सब एजम्पशन का यूज होगा। तो सुनिए, पहला एजम्पशन क्या है, नमन से पहले कोई भी अनुप्रस्थ काट समतल है तो नमन के बाद भी समतल ही होगा, अर्थात उसके न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर तथा नीचे विकृति न्यूट्रल एक्सिस से दूरी के समानुपाती होगा। दूसरा एजम्पशन क्या है कि पूरा तनन बल को स्टील वहन करेगा तथा कंक्रीट तनन बल वहन करने में कोई योगदान नहीं देगा। तीसरा एजम्पशन क्या मिलेगा आपका कि संपीड़न के दौरान, नमन के दौरान संपीड़न के सबसे आउटर मोस्ट फाइबर पर कितना विकृति होगा 0.0035। उसके बाद है कंक्रीट का डिजाइन स्ट्रेस कितना लेते हैं, चौथा आपका मिलेगा 0.45 FCK। स्टील का डिजाइन स्ट्रेस कितना लेते हैं 0.87 FY। उसके बाद था कि स्टील में मैक्सिमम विकृति कितना होता है 0.87 FY/ES प्लस 0.002। ये क्या था आपका एजम्पशन था, इसको याद रखना पड़ेगा। अब हम ज्ञात करेंगे आपका न्यूट्रल एक्सिस। क्या ज्ञात करेंगे, न्यूट्रल एक्सिस। हम निकालेंगे न्यूट्रल एक्सिस। अब समझिए, न्यूट्रल एक्सिस निकालने से पहले हम क्या समझेंगे, समझते हैं हम। समझिए, दिख रहा ठीक है। ए मिला आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम, क्या मिल रहा है क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम। ए क्या हुआ आपका, नहीं दिख रहा, नीचे बनाते हैं। एक क्या दिख रहा है आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम। ए हुआ बीम की चौड़ाई बी, समझिए। एक क्या हुआ आपका कुल गहराई कैपिटल डी, समझिए। यहाँ क्या डाल दिया हम, छड़ डाल दिए। क्या डाल दिया, छड़। छड़ का क्षेत्रफल हो गया आपका ST। एक क्या हो गया आपका न्यूट्रल एक्सिस, है ना। क्या मिल गया आपका न्यूट्रल एक्सिस। एक क्या हो गया आपका प्रभावी गहराई, छड़ के केंद्र तक की गहराई क्या हो गया आपका प्रभावी गहराई। नीचे का क्या हो गया आपका इफेक्टिव कवर, क्या हो गया इफेक्टिव कवर। अब समझते हैं इतना पोर्शन कितना होगा आपका XU, यानी धरन के ऊपरी सिरे से, धरन के ऊपरी सिरे से हम ज्ञात कर रहे हैं आपका न्यूट्रल एक्सिस यानी उदासीन अक्ष। क्या ज्ञात कर रहे हैं, उदासीन अक्ष, है ना। इन्हें अब कहेंगे कि धरन के ऊपरी सिरे से उदासीन अक्ष तक की गहराई को क्या कहते हैं, उदासीन अक्ष की गहराई। इतना पोर्शन कितना बचेगा, इतना बचेगा आपका D-XU, है ना। कितना बचेगा आपका, देखिए इतना कितना है D-XU, तो कितना बचेगा D-XU। अब इसका हम क्या बना रहे हैं, ये तो क्रॉस सेक्शन है, ये क्या है आपका क्रॉस सेक्शन। इसका हम क्या बनाएंगे, स्ट्रेन डायग्राम। इसका क्या बनाते हैं हम, स्ट्रेन डायग्राम। समझिएगा, स्ट्रेन डायग्राम। अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे विकृति का मान बढ़ता जाएगा और सबसे ऊपर कितना मिलेगा विकृति 0.0035, है ना। भाई न्यूट्रल एक्सिस है पहला एजम्पशन, पहला एजम्पशन का यूज करिए कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर तथा नीचे विकृति न्यूट्रल एक्सिस से दूरी का क्या होता है समानुपाती।
यानी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे विकृति का मान बढ़ता जाएगा तथा संपीड़न क्षेत्र के सबसे ऊपरी फाइबर पर कितना विकृति होगा 0.0035 है ना एजम्पशन। नीचे भी धीरे धीरे विकृति बढ़ेगा और यहाँ विकृति मैक्सिमम कितना होगा, ये देखिए सेंटर तक ये छड़ के कितना होता है 87FY/ES प्लस 002 है ना 0.87। तो मैक्सिमम विकृति फाइबर में यानी कंप्रेशन जोन में और मैक्सिमम विकृति स्टील में। उसके बाद देखेंगे, अब समझिएगा हम जब पढ़े थे डिजाइन स्ट्रेस कर्व पढ़े थे, जब एक कर्व पढ़े थे समझिए, तो यहाँ से क्या मिला था आपको, यहाँ से इस तरह मिला था। मैक्सिमम विकृति कितना था 0.0035, इसके बीच में ही कहीं विकृति था आपका 0.002 है ना। तो 0.0035 यानी यहाँ विकृति 0, यहाँ थोड़ा बढ़ा थोड़ा बढ़ा थोड़ा बढ़ा, यहाँ मैक्सिमम कितना हो गया 0.0035। तो इसके बीच में कहीं होगा आपका क्या होगा 002 है ना। मैक्सिमम विकृति 0035 है, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं आपका विकृति क्या होगा 002 होगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका स्ट्रेन डायग्राम, यहाँ दिखेगा ये हो गया आपका स्ट्रेन डायग्राम है ना, स्ट्रेन डायग्राम। अब समझिएगा इसी न्यूट्रल एक्सिस को आगे बढ़ाएंगे। अभी हमको क्या बनाना है स्ट्रेस डायग्राम। फिर एक लाइन खींचेंगे। अब देखिए यही तो आपका स्ट्रेस डायग्राम है ना, यानी स्ट्रेस डायग्राम 0.002 तक समझिएगा, स्ट्रेस डायग्राम 0.002 विकृति तक क्या जा रहा है पैराबोला, यानी 0 से लेके देखिए यही तो है आपका 002 वाला 002 जाइए, यानी यहाँ तक कैसा जा रहा है स्ट्रेस डायग्राम पैराबोला, यानी 0.002 विकृति तक स्ट्रेस यानी प्रतिबल आरेख कैसा जा रहा है पैराबोला। उसके बाद 0.035 तक कैसा हो गया है कांस्टेंट हो गया है, यहाँ लेके चले जाइए 35 तक कैसा बना देना हमको कांस्टेंट बना देना है ना। समझ आ रहा होगा आपका। प्रतिबल आरेख विकृति आरेख कैसे बनाए हैं एजम्पशन के अनुसार कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे विकृति का मान बढ़ता जाएगा, ट्रिंगुलर मिल गया। प्रतिबल आरेख देखिए यहाँ से बना रहे हैं 0 से लेके 0.002 विकृति तक कैसा आरेख मिला था हमको पैराबोला मिला था। तो यहाँ से 0.2 विकृति तक देखिए ये वाला क्या है 0.2 विकृति, यहाँ तक आरेख कैसा मिल गया पैराबोला। उसके बाद आरेख कैसा मिल गया लीनियर, कहाँ तक 0.002 से 0.0035 तक कैसा मिल गया आपका लीनियर। ये हो गया आपका आयताकार, यानी परवलयाकार हो गया, एक हो गया आपका आयताकार। ठीक है, अब समझिएगा नीचे तो पूरा लोड को कौन ले लेता है आपका, नीचे पूरा लोड आपका स्टील लेता है। अब समझना हमको, यानी इसका एरिया चाहिए हमको और इसका एरिया चाहिए। ठीक है, किसका एरिया चाहिए आपको समझ आया होगा, दिख रहा। हाँ ठीक है, अब समझिएगा अब इसका एरिया चाहिए और इसका एरिया चाहिए है ना। एक क्या है आपका स्ट्रेस डायग्राम आपका प्रतिबल आरेख, एक क्या था आपका विकृति आरेख। अब समझते हैं, हम मान लेते हैं समझिएगा ए इसके बराबर हो जाएगा, ए मान लीजिए इसके बराबर। ए टोटल कितना है ध्यान रखिएगा, तीनों को कंबाइन करके फिगर देखना हमको। ए कितना है एक्स यू, कितना है एक्स यू। हम मान ले रहे हैं एक है आपका x1 और एक क्या है आपका x2। मानने में क्या है कुछ भी मान लीजिए, ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका x2। अब हम देख रहे हैं कि विकृति आरेख में समझिएगा, विकृति आरेख में त्रिभुज के नियम से, विकृति आरेख में त्रिभुज के नियम से है ना। विकृति आरेख में जब हम त्रिभुज के नियम से देखेंगे, क्या देख रहे हैं विकृति आरेख में त्रिभुज के नियम से, तो कितना मिलेगा देखिए, बड़ा वाला ले रहे हैं 0.0035 अपान, देखिए बड़ा वाला लिए ए तो बड़ा वाला एक्स ले रहे हैं एक्स यू है ना। कितना है आपका एक्स यू, तो हो जाएगा आपका एक्स यू इक्वल टू, देखिए छोटा वाला विकृति ले रहे हैं 0.002 अपान, देखिए इतना दूरी कितना होगा, इतना दूरी होगा
समझिएगा कितना होगा, x2 माने हैं, कितना माने हम, x2 है ना। समझिए त्रिभुज के नियम, बड़ा वाला लिए तो 0.0035 अपान ए बड़ा वाला त्रिभुज वाला xu, फिर लिए 0.002 छोटा वाला, तो ए दूरी क्या मिलेगा, x2 माने है। तो यहाँ से x2 क्या निकल जाएगा, यहाँ से x2 निकलेगा 0.002 अपान क्या मिल जाएगा 35 इंटू XU, XU के पद में आएगा, हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं आपका। कितना मिलेगा 0.002 भागा हो जाएगा 0.0035, कितना मिला है 0.57 XU है ना। कितना आया आपका 0.57 XU, यानी x2 कितना आया, ए कितना आया, समझिएगा x2 इक्वल टू 0.57 XU। ठीक है, अभी हमको क्या चाहिए, हमको x1 भी चाहिए, तो हम जानते हैं हम क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा XU है ना। x1 प्लस x2 बराबर किसके है, XU के। तो x1 हमको चाहिए, जब हमको पता चल गया x2 0.57 XU इक्वल टू क्या हो जाएगा XU, तो x1 मिल जाएगा है ना, x1 मिल जाएगा। XU में से 0.57 घटा देंगे, घटा रहे हैं, आ जाएगा आपका 0.43 XU। ठीक है, x1 का मान कितना आ गया 0.43 XU, तो लिख दे रहे हैं यहाँ x1 का मान 0.43 XU। ठीक है, यहाँ देखिए एक क्या मिला आपका x2 और x1, प्रतिबल कितना होता है डिजाइन स्ट्रेस 0.45 FCK, ये तो होता है प्रतिबल आरेख में प्रतिबल कितना होता है 0.45 FCK। यहाँ प्रतिबल कितना होता है 0.87 FY, स्टील का प्रतिबल और कंक्रीट का प्रतिबल। आपका निकल गया क्या x1 और x2। अब हमको क्या चाहिए, इसका एरिया चाहिए और इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया चाहिए। अब निकालते हैं एरिया हम, कहाँ आपका दिखेगा, यहाँ दिखेगा। समझते हैं और समझते हैं प्रतिबल का, या फिर ऐसा निकाल लेते हैं हम। देखिए ये x1 है तो इसको हम मान ले रहे हैं a1, इसको मान ले रहे हैं a2, तो a1 का क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल निकलेगा आपका आयताकार भाग का क्षेत्रफल। लिखेंगे प्रतिबल आरेख में प्रतिबल आरेख का क्षेत्रफल कितना मिलेगा आपका, प्रतिबल आरेख का क्षेत्रफल कितना मिलेगा, आयताकार भाग का क्षेत्रफल, आयताकार भाग का क्षेत्रफल प्लस परवलयाकार भाग का क्षेत्रफल है ना। फिर प्रतिबल पराग का क्षेत्रफल क्या मिलेगा, आयताकार भाग यानी इसका क्षेत्रफल प्लस किसको कर देंगे परवलयाकार भाग का क्षेत्रफल। अब आयताकार भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, आयताकार भाग का क्षेत्रफल मिलेगा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई मिला आपका 0.45 FCK है ना, और चौड़ाई कितना है गुणे चौड़ाई कितना है 0.43 XU, 0.43 XU। ये हो गया आपका आयताकार भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इधर लिख रहे हैं, देखिए आयताकार भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0.45 FCK, और एक क्या हो जाएगा लंबाई मिलेगा चौड़ाई 0.43 XU प्लस परवलयाकार भाग का क्षेत्रफल 2/3 आधार गुणा ऊंचाई, आधार कितना मिलेगा 0.45 FCK, और ऊंचाई कितना मिला है ये वाला ऊंचाई 0.57 XU, 0.57 XU दिख रहा। हाँ ठीक है, अब देखिए इसको हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं। एक कितना आएगा 0.45 गुणे 0.43, कितना मिला है 0.19 XU FCK, ठीक दिख रहा है। हाँ उसके बाद प्लस इसको हम देख ले रहे हैं 0.57 गुणे
0.45 गुणे 2 भाग आ जाएगा आपका 3 0.17 एफ सी के एक्स यू। टोटल कितना आ जाएगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना आएगा प्लस 0.1 यानी 0.36 एफ सी के एक्स यू क्या आ जाएगा 0.36 एफ सी के एक्स यू। ये क्या है आपका कंक्रीट भाग का क्षेत्रफल, यानी A1 कितना आया, A1 कितना आया 1.9 है ना, देखिए 1.9 एक्स यू एफ सी के। A2 कितना आया 0.17 एक्स यू एफ सी के। आपको समझ आया होगा A1 और A2, ठीक है। देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम इसको क्या करेंगे, इरेज करेंगे, क्योंकि इसका जितना भी आया था x1 यहाँ लिख दिए, x2 लिख दिए, एरिया दोनों को लिख दिए, इसको हम मिटाएंगे। तो नोट कर लीजिए एक बार। चलिए मिटाते हैं इसको। अब देखिए इतना निकल गया मेरा, A1 निकल गया और A2। अब देखेंगे हम टोटल कंप्रेसिव फोर्स और क्या देखेंगे, टोटल टेंसाइल फोर्स। क्या देखेंगे, टोटल कंप्रेसिव फोर्स और क्या देखेंगे हम, टोटल टेंसाइल फोर्स। देखते हैं। अब देखिए ये तो अभी प्रतिबल निकाले हैं। क्या निकाले हैं, कंक्रीट ब्लॉक का क्षेत्रफल से हमको क्या मिल गया, प्रतिबल मिल गया। अब इसमें कहीं ना कहीं क्या लग रहा होगा, कंप्रेशन फोर्स। इसमें तो प्रतिबल निकालना नहीं, डायरेक्ट काम कर रहा है। हम क्या निकालिए, प्रतिबल क्षेत्रफल से गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा फोर्स कहाँ लग रहा है। मान आप फोर्स कहाँ लग रहा है, यहाँ, हमको नहीं पता लेकिन मान ले रहे हैं, पहले निकाल दे रहे हैं। देखते हैं टोटल कंप्रेसिव फोर्स, टोटल कंप्रेसिव फोर्स यानी कुल संपीड़न बल क्या होगा, संपीड़न ब्लॉक का क्षेत्रफल, संपीड़न ब्लॉक का क्षेत्रफल गुणे धरन की चौड़ाई। धरन की क्या मिल जाएगा आपका, चौड़ाई। संपीड़न ब्लॉक का क्षेत्रफल गुणे क्या मिलेगा आपका, धरन का चौड़ाई। अब समझिए संपीड़न ब्लॉक का क्षेत्रफल कितना मिला था, दोनों को ऐड किए थे तो 0.36 एफ सी के एक्स यू यही मिला था। और धरन की चौड़ाई क्या मिल गया, बी। तो आपको याद क्या रखना है, C इक्वल टू 0.36 एफ सी के एक्स यू बी। अब समझिएगा कैसे याद रखना है, 0.36 कैसे याद रखना है। बल बराबर क्या होता है, प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल। देखिए प्रतिबल कितना मिला, 0.36 एफ सी के, बल बराबर प्रतिबल, तो प्रतिबल कितना आया है 0.36 एफ सी के, और क्षेत्रफल कितना मिला, एक्स यू इंटू बी। ये देखिए क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना मिला, एक्स यू इंटू बी, है ना, एक्स यू इंटू बी। और प्रतिबल कितना मिला था आपको 0.36 एफ सी के, तो याद रखेंगे ऐसा 0.36 एफ सी के और एक्स यू बी इसका क्षेत्रफल। अब निकाल देखेंगे टोटल टेंसाइल लोड, टोटल टेंसाइल लोड कर रहा है फोर्स, तो क्या हो जाएगा आपका टेंसाइल स्ट्रेस तनन प्रतिबल, और क्या हो जाएगा टेंसाइल एरिया, है ना, टेंसाइल एरिया। तो क्या हो जाएगा आपका T इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस कितना है 0.87 एफ वाई, क्या है आपका 0.87 एफ वाई, ठीक है, प्रतिबल। और क्षेत्रफल क्या है आपका, स्टील का क्षेत्रफल क्या मिल जाएगा आपको, एस टी। तो ये क्या निकल गया आपका टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स। अब समझते हैं कंप्रेसिव फोर्स, टेंसाइल फोर्स तो आपको पता चल गया, यही लग रहा है, यानी इसमें किससे गुणा कर देंगे, हम गुणा कर देंगे, या फिर इसका अलग ही डायग्राम बना ले रहे हैं, रेसिम कर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा इसका अलग से बना दे रहे हैं, ठीक है। अब समझिएगा कहाँ आपको बना दे, यहाँ, ठीक है, एक अलग से डायग्राम, ये डायग्राम को नोट कर लिए होंगे हम, इसको अब डायग्राम को मिटाते हैं, ठीक है। अब एक हम अलग डायग्राम बनाते हैं,
स्ट्रेस डायग्राम नहीं रहेगा, सेम डायग्राम रहेगा लेकिन अलग, समझिएगा। इधर क्या दिखाएंगे हम, टेंशन फोर्स को क्या दिखाएंगे, टेंशन 10.87 FYEST, क्या हो जाएगा 10.87 FYEST। इधर क्या हो गया आपका टेंसाइल फोर्स, क्या हो गया आपका टेंसाइल फोर्स। इधर कहीं लग जाएगा आपका क्या, कंप्रेसिव फोर्स, क्या लग जाएगा आपका कंप्रेसिव फोर्स। अब कंप्रेसिव फोर्स कितना था, कंप्रेसिव फोर्स कितना है, C.36 FC के XUB, ये क्या हो जाएगा कंप्रेसिव फोर्स। ए टेंसाइल फोर्स कितना हो जाएगा 10.87 FYEST। अब बताइए लीवर आर्म में क्या होता है, तनन बल और संपीड़न बल की, हमको जाना कहाँ है, आपको याद होगा हमको जाना कहाँ था, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना था। हमको निकालना क्या होता है, एनालिसिस करते हैं बीम का तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगा आपका, तनन बल या संपीड़न बल गुणे बीच की दूरी, है ना। तो हमको अभी चाहिए क्या, लीवर आर्म। ये क्या हो गया आपका, तनन बल और संपीड़न बल के बीच की दूरी क्या कहलाता है आपका, उत्तोलक भुजा। क्या कहलाता है, उत्तोलक भुजा। ये दूरी कितना होगा, इसे हम वाई से दिखा दे रहे हैं, किससे, वाई से। ये दूरी कितना होगा समझिएगा, यहाँ से यहाँ दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ दूरी कितना है, स्मॉल डी, है ना। डी माइनस ए, देखिए ये दूरी कहाँ होगा आपका समझिएगा, C = ये दूरी क्या होगा, ऊपर से x बार, क्या होगा आपका x बार, तो हो जाएगा D - x बार, ठीक है। अब समझिएगा, अब समझिए ये क्या था आपका, ये आपका टेंसाइल है ना, ये आपका क्या है, टेंसाइल लोड। अब टोटल टेंसाइल लोड कहाँ लगा था, स्टील के सेंटर पे, लेकिन टोटल कंप्रेशन लोड क्या है आपका, यहाँ परवलयाकार है, यहाँ क्या है आयताकार। तो कंप्रेशन लोड कहाँ लगता है, इस स्ट्रक्चर के, यानी परवलयाकार और आयताकार और परवलयाकार का कंबाइंड रूप से जहाँ गुरुत्व केंद्र होगा वहीं क्या लगेगा आपका, वहीं लगेगा आपका कंप्रेसिव फोर्स, वहीं क्या लगेगा आपका कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है। समझते हैं, देखिए कंप्रेसिव फोर्स कहाँ लगेगा, इसके गुरुत्व केंद्र पे। लाइट आ गया, इसको बंद करते हैं नहीं तो दिखाई नहीं देगा। और देखिए कहाँ लगेगा आपका कंप्रेसिव फोर्स, कहाँ लगेगा कंप्रेसिव फोर्स, कहाँ लगेगा परवलयाकार आयताकार के आपका कंबाइंड रूप से गुरुत्व केंद्र पे। और टेंसाइल फोर्स कहाँ लगेगा, स्टील के गुरुत्व केंद्र पे। हमको क्या चाहिए, x बार चाहिए, क्या चाहिए, x बार। अब x बार कैसे निकालेंगे समझिएगा, x बार कैसे निकालेंगे समझिए। अब क्या निकालना हमको, x बार यदि हमको मिल गया तो बीच की दूरी यानी लीवर आर्म मिल जाएगा। तो x बार निकालते हैं, समझते हैं, इसको नोट कर लिए होंगे, मिटाते हैं। y - d - x नहीं दिख रहा है क्या आपको, d - x बार, ठीक। ये आपका क्या है, d - x बार। अब देखते हैं हमको क्या चाहिए, x बार। तो अब x बार निकालना जानते होंगे, x बार यह सूत्र में पढ़े होंगे, a1 x1 + a2 x2 अपन क्या हो जाएगा, a1 + a2, है ना। इससे निकल सकता है। देखिए x बार a1 यानी इसका हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इसकी स्क्वायर वाले की। तो a1 कितना हो जाएगा 0.19 XUFCK, यही तो आया था आपका a1, है ना। यही क्या आया था आपका a1 आया था, ठीक है। समझते हैं, यही क्या आया था आपका a1। और क्या आएगा आपका x1 देखिए x1 ऊपर से हम लेंगे तो इसके आधे पर क्या हो जाएगा आपका x1, है ना। इसके लिए हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा आपका, यहाँ बना दे, दिख जाएगा। देखिए इधर देखिए, ये आपका दिख रहा, इधर देख लीजिए, ठीक। इधर देखिए, ये क्या हो जाएगा आपका आयताकार भाग, और ये क्या हो गया आपका, इधर हम बना दे रहे हैं परवलय का, अलग अलग कर दे रहे हैं, ठीक है।
इधर दिख रहा है। समझिए, इसको क्या किए, अलग अलग कर दिए। ये आयताकार भाग हो गया, ये हो गया आपका परवलयाकार। यहाँ से हमको दूरी देखना है, तो देखिए इसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी कितनी है टोटल 0.43 यक्ष्यू है ना, 0.43 यक्ष्यू। देखिए कंक्रीट आयताकार का, तो ये x1 कहाँ लगेगा आपका, x1 मिल जाएगा आपका, x1 इसके सेंटर पे आएगा, तो x1 कितना होगा 0.43 का 2 यक्ष्यू है ना, इसके आधे पर। तो आपका a1 मिला था, उसके बाद x1 कितना मिलेगा, गुणे x1 कितना मिला 0.43/2 यक्ष्यू। ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा आपका, प्लस आ जाएगा। देखिए A2 क्या है आपका, परवलयाकार भाग वाला। A2 क्या है आपका, परवलयाकार भाग वाला। अब समझते हैं, समझिए यहाँ से क्या है आपका परवलयाकार। A2 का क्षेत्रफल क्या होता है, इसको हम नीचे जोड़ना है या फिर इधर ही जोड़ दे रहे हैं। 2/3 b यानी 0.45, ये कितना है आपका 4.5 FC के, तो कितना हो जाएगा 0.45 FC के है ना। उसके बाद क्या मिलेगा आपका क्षेत्रफल। अब समझिएगा 0.45 FC के b इंटू एच यानी परवलयाकार भाग की ऊंचाई कितना मिला, ऊंचाई कितना है 0.57 यक्ष्यू, 0.57 यक्ष्यू। ठीक है, 0.57 यक्ष्यू। यानी देखिए ए क्या था आपका, A1 था, x1। अभी क्या लिखे हैं हम, A2 लिखे हैं। क्या लिखे हैं, A2 लिखे हैं। अभी हमको क्या चाहिए, x2। अब समझिए यहाँ से हमको दूरी चाहिए इसके गुरुत्व केंद्र पर, तो इसका गुरुत्व केंद्र होता है आपका 3/8। समझिए, सिर्फ परवलयाकार भाग की हम बात कर रहे हैं। इसका गुरुत्व केंद्र होगा आपका, इसका गुरुत्व केंद्र होगा यहाँ पे कहीं होगा 3/8 इंटू एच कितना है आपका, एच कितना मिलेगा 0.57 यक्ष्यू, 0.57 यक्ष्यू। यहाँ मिल गया आपका गुरुत्व केंद्र। अब समझिए ये गुरुत्व केंद्र सिर्फ किसका है, अभी हम सिर्फ इतना पता किए, लेकिन हमको चाहिए कहाँ, ऊपर से। तो टोटल गुरुत्व केंद्र ऊपर से यहाँ तक कितना हो जाएगा आपका 3/8 गुणे 0.57 यक्ष्यू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ऊपर वाला हम ऊंचाई जोड़ देंगे, यानी 0.43 यक्ष्यू जोड़ देंगे, 0.43 यक्ष्यू क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। एक क्या मिल जाएगा ऊपर से गुरुत्व केंद्र की दूरी। अब समझिएगा अभी तक हम क्या निकाल रहे थे, A1। देखिए A1 तो आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ दिख रहा है A1 लिख दिए, x1 भी समझ आ रहा होगा, ऊंचाई का इसके आयताकार भाग का आधा कर दिए। अब समझिएगा हम A2 को क्या लिख सकते हैं, हम साल करके यहाँ लिखे ही हैं। A2 को क्या लिख सकते हैं 0.17, देखिए FC के यक्ष्यू है ना। A2 को लिख सकते हैं 0.17 यक्ष्यू FC के। हमको चाहिए क्या अब A2, तो सिर्फ समझिए यहाँ समझते हैं, आपको समझिए यहाँ समझा देते हैं। इधर देखिए बता दे रहे हैं आपको। देखिए ये आपका हो गया परवलयाकार भाग। अब देखिए परवलयाकार भाग की ऊंचाई कितना है 0.43 यक्ष्यू। अब इसी में क्या आ रहा है आपका, ये आयताकार भाग था, ये क्या हो गया आपका परवलयाकार भाग। ये परवलयाकार भाग की ऊंचाई कितना है, परवलयाकार भाग की ऊंचाई कितना है, समझिए बहुत छोटा पड़ जा रहा है। ये हो गया आपका परवलयाकार, इसकी ऊंचाई कितना है 0.57 यक्ष्यू। और देखिए अब परवलयाकार का गुरुत्व केंद्र कितना होता है, गुरुत्व केंद्र होता है आपका 3/8। सिर्फ इतनी दूर की हम बात कर रहे हैं, कितना होगा आपका इतना दूर का 3/8 किसका 0.57 यक्ष्यू का। और समझिए यहाँ समझिए, आप यही समझ लीजिए, सिर्फ यहाँ का गुरुत्व केंद्र कितना होगा, सिर्फ यहाँ का गुरुत्व केंद्र 3/8 गुणे ऊंचाई कितना है 0.57। एक किसका गुरुत्व केंद्र मिला आपका, सिर्फ परवलय भाग का। ये तो इतना मिला, लेकिन हमको x2 चाहिए कहाँ, ऊपर से। तो ऊपर से जो चाहिए तो हम कितना जोड़ेंगे, इसमें इतना जोड़ देंगे 0.43। तो यहाँ से हमको चाहिए कहाँ तक, यहाँ तक। तो वही लिखेंगे हम यहाँ, देखिएगा 3/8 गुणे 0.57 यक्ष्यू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 0.43 यक्ष्यू।
4 3 एक्स यू, ठीक है। अपान क्या हो जाएगा, अपान A1 प्लस A2 यानी 10.19 एक्स यू एफ सी के प्लस 10.17 एक्स यू एफ सी के, ठीक है। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक्स बार का मान कितना आ जाएगा, 10.42 एक्स यू, इन कितना आ जाएगा 10.42 एक्स यू। तो आपको इतना नहीं भी कुछ करेंगे तो बस इतना रट लेना है आपको कि कंप्रेशन जोन का गुरुत्व केंद्र कहाँ मिलेगा, ऊपर से 10.42 एक्स यू पे, कहाँ मिलेगा 10.42 एक्स यू पे। बाकी आप समझ रहे होंगे, इसका गुरुत्व केंद्र निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, आपको नहीं समझ आया कमेंट करिएगा, इसका हम अलग से ही वीडियो बना देंगे। अब समझिएगा कितना मिलेगा, आपको बुक में दिया है, एक बार कोशिश करिएगा समझ आएगा। थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ रहा है और यहाँ चमक जा रहा है, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है सब कुछ। अब समझते हैं, यानी एक्स बार का मान आ गया 10.42 एक्स यू, कितना आ गया एक्स बार का मान 10.42 एक्स यू, है ना, 10.42 एक्स यू, इतना निकल गया। अब हमको कुछ नहीं निकालना है, अब हमको सीधा कैलकुलेट करना है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। क्या निकालेंगे हम, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, है ना। तो देखिए क्या निकालेंगे, वास्तविक उदासीन अक्ष, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, यानी वास्तविक उदासीन अक्ष। वास्तविक उदासीन अक्ष कैसे निकालेंगे, टोटल कंप्रेसिव फोर्स किसके बराबर रख देंगे, टोटल टेंसाइल फोर्स। ये टोटल कंप्रेसिव फोर्स कितना है, देखिए कितना था आपका 0.36 एफ सी के एक्स यू बी इक्वल टू 0.87 एफ वाई एस टी, है ना। अब यहाँ से एक्स यू निकल जाएगा मेरा, एक्स यू क्या मिलेगा 10.87 एफ वाई एस टी अपान क्या मिल जाएगा 0.36 एफ सी के बी, है ना। यहाँ से क्या निकल जाएगा मेरा एक्स यू। अब देखिए एक्स यू किस पे डिपेंड करेगा, आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ए एस टी पे, है ना। जैसे जैसे आपका क्षण की मात्रा बढ़ेगा, दिखाई दे रहा, हाँ ठीक है। ये टोटल कंप्रेशन फोर्स टोटल टेंसाइल फोर्स के बराबर किए हैं। उसके बाद क्या किए, एक्स यू आ गया मेरा, यानी देखिए एक्स यू किसके, एक्स यू प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एस टी के। यानी जैसे जैसे आपका क्षण का मात्रा बढ़ेगा वैसे वैसे एक्स यू क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, यानी ऊपर से उदासीन अक्ष की गहराई बढ़ती जाएगी। तो एक्स यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट के। अब हमको क्या निकालना है, लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस या क्रिटिकल भी बोल सकते हैं। अब हमको निकालना है लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। इसको मिटा सकते हैं हम आप, अब देखिएगा अब हमको निकालना है लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस, है ना। देखिए लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस, अब लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस के लिए देखेंगे स्ट्रेन डायग्राम में देखेंगे त्रिभुज के नियम से, स्ट्रेन डायग्राम में क्या देखेंगे, त्रिभुज के नियम से। अब समझिएगा, अब ये दूरी क्या हो जाएगा, अभी तक था मेरा एक्स यू, अब था मेरा एक्स यू लिमिट, कितना हो जाएगा आपका एक्स यू लिमिट। तो ये दूरी कितना बचेगा, डी माइनस एक्स यू लिमिट, क्या बचेगा, डी माइनस एक्स यू लिमिट, है ना। ये दूरी कितना हो जाएगा आपका, डी माइनस एक्स यू लिमिट। एक हम क्रॉस सेक्शन बना ही देते हैं, उसके बिना अधूरा लगता है। देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा आपका छड़ का क्षेत्रफल, है ना। ये क्या हो जाएगा बी, ये हो जाएगा आपका न्यूट्रल एक्सिस। ये क्या था आपका, ये आपका स्मॉल डी था, प्रभावी का है, ठीक है। अब समझ आ रहा होगा। अब इधर मत ध्यान दीजिए, बस इसमें ध्यान दीजिए, ये सब पूरा लिमिट हो जाएगा एक्स यू का। अब समझते हैं स्ट्रेन डायग्राम है, यानी अब ये सब लिमिट हो जाएगा, समझते हैं। अब क्या करना है हमको, एक्स यू लिमिट में देखना है, त्रिभुज के नियम से देखेंगे यहाँ, यानी इसको ले लेना है पहले हम, डी माइनस एक्स यू लिमिट,
है ना, डी माइनस एक्स यू लिमिट अपान क्या ले रहे हैं हम, एक्स यू लिमिट को, अपान क्या हो जाएगा आपका एक्स यू लिमिट इक्वल टू क्या हो जाएगा समझिएगा, ये कितना है आपका 10, पहले इसको लिए थे, इसको लिखेंगे 10.87 एफ वाई अपान ई एस प्लस 0.002 अपान क्या आ जाएगा आपका 0.0035 है ना। अब समझते हैं, अब इसको इस तरह लिख सकते हैं क्या समझिएगा, एक्स यू लिमिट लिखे अपान एक्स यू लिमिट, डी माइनस एक्स यू लिमिट अपान एक्स यू लिमिट। अब समझिएगा डी माइनस एक्स यू लिमिट अपान एक्स यू लिमिट, तो डी माइनस एक्स यू लिमिट का पहले विकृति लिख दिए ऊपर, ए माइनस अपान ए माइनस ए अपान क्या हो गया ए, यानी डी माइनस एक्स यू लिमिट अपान एक्स यू लिमिट। उसी तरह होगा आपका इक्वल टू स्टील का विकृति और अपान इसका विकृति, है ना। और समझिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, डी माइनस एक्स यू लिमिट -1 लिख सकते हैं, डी माइनस एक्स यू लिमिट -1 दिख रहा है आपको, ठीक है, लिख सकते हैं डी माइनस एक्स यू लिमिट -1। इधर क्या आ जाएगा 10.87 एफ वाई अपान ई एस अपान क्या आ जाएगा 0.035 अब समझिएगा इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, डी बाई एक्स यू लिमिट लिख सकते हैं, डी बाई एक्स यू लिमिट प्लस को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 87 एफ वाई अपान ई एस प्लस 0.002 अपान क्या आ जाएगा 0.035 प्लस क्या आ जाएगा 1, है ना। इस वाले प्लस को किधर ले, इस वाले एक को किधर लेके जाएंगे उधर हो जाएगा +1। अब देखिए ऊपर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा डी अपान एक्स यू लिमिट इक्वल टू, अब देखिए 10.87 एफ वाई अपान क्या हो जाएगा ई एस प्लस क्या हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा 0.0055 हो जाएगा ना, अपान क्या हो जाएगा 0.035। अब समझते हैं इसको हम क्या कर दे रहे हैं, उल्टा कर दे रहे हैं, यानी एक्स यू लिमिट अपान डी, इधर क्या किया उल्टा किया, ये भी उल्टा हो जाएगा इक्वल टू 0.0035 अपान क्या हो जाएगा 0.87 एफ वाई अपान ई एस 0.87 एफ वाई अपान ई एस प्लस कितना हो जाएगा 0.0055, ठीक है 0055। अब हम जानते हैं समझिए, हम जानते हैं कि ई एस इक्वल टू क्या होता है 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति mm², है ना। जब रखेंगे ई एस का मान 2 × 10⁵ तो कितना आएगा समझिए, एक्स यू लिमिट देखिए यहाँ रखना है ई एस की जगह 2 × 10⁵, एक्स यू लिमिट कितना आ जाएगा, एक्स यू लिमिट अपान डी इक्वल टू आ जाएगा आपका ऊपर 700, आप लोग करिएगा ऊपर कितना आएगा आपका 700 अपान यहाँ जाएगा 0.867 एफ वाई प्लस 1100, यानी टोटल हम करेंगे क्या आ जाएगा आपका एक्स यू लिमिट आ जाएगा आपका के डी, यानी इसी को हम क्या कर दे रहे हैं कांस्टेंट, समझिएगा इसी को हम क्या कोफिशिएंट ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यानी 700 समझिए 700 इसको यानी 700 अपान 0.87 एफ वाई प्लस 1100 को क्या कहते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, कोफिशिएंट ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इसे किससे दिखाते हैं, के से, किससे दिखाएंगे हम के से। अब के का मान कितना होता है समझिएगा, एक्स यू लिमिट किसके लिए है, नहीं दिख रहा है इधर, इतना समझिए हम यहाँ लिख रहे हैं एक्स यू लिमिट समझिएगा किसके लिए आपका एफ आई 250 हो गया, ठीक है।
और क्या हो गया आपका एफ आई 415 और क्या हो गया आपका एफ आई 500, है ना। अब समझिएगा के का मान कितना होगा आपका, के का वैल्यू, है ना। यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, एक्स लिमिट 0.53 डी 0.48 डी 0.46 डी। कहने का मतलब है ये एक्स लिमिट कितना होगा आपका एफ आई 250 के लिए। देखिए इसमें एफ वाई तो है ना, एफ वाई तो आपका है, तो एफ वाई 250 के लिए कितना हो जाएगा एक्स लिमिट, के का मान कितना हो जाएगा 0.53, है ना। एफ वाई 415 के लिए के का मान कितना हो जाएगा 0.48 और एफ वाई 500 के लिए के का मान कितना हो जाएगा 0.46। दिख रहा, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें एफ वाई है ना, एफ वाई का मान हमेशा क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। एफ वाई के चेंज होने के अनुसार मेरा के का मान क्या होगा, चेंज होगा। तो एफ वाई 250 के लिए के 0.53, एफ वाई 415 के लिए के 0.48 और एफ वाई 500 के लिए के कितना आ जाएगा 0.46। ठीक है, हाँ। तो ये क्या मिला आपका, एक लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस। क्या मिला आपका, लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस। तो आज हम क्या देखे हैं, आज हम देखे हैं डेरिवेशन ज़्यादा था, कंसेप्ट भी था। आज हम निकालें क्या, लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, है ना। क्या निकालें हम, लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। अब क्या निकालेंगे हम, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या पढ़ना हमको, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। उसके बाद इस चैप्टर क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। इसके कुछ न्यूमेरिकल बचेंगे। अब समझिएगा, यानी हम क्या निकाले थे, आपको फार्मूला क्या क्या याद रखना है। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस 0.87 एफ वाई एस टी अपान 0.36 एफ सी के बी। एक क्या था आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, क्या था आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस क्या था आपका, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस एफ आई 250 के लिए एक्स यू लिमिट कितना था 0.53 डी और एफ आई 415 के लिए एक्स यू लिमिट कितना था 0.48 डी और एफ आई 500 के लिए एक्स यू लिमिट कितना था 0.46 डी। इतना निकालने के हम उतना प्रोसेस किए थे, बस आपको इतना याद रखना है। कितना, 250 के लिए 5.3, 415 के लिए 0.48, 500 के लिए 0.46 डी। अगला मेरा निकालना होगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस।